Hello everyone, welcome to GDC Nursing YouTube channel, and from today we are going to discuss a new topic system related to a gas digestive system, that is a gastrointestinal system. हमारे स्पेशल पैथोलॉजी जो कि चैप्टर 2 का पार्ट है, उसमें जो स्पेशल पैथोलॉजी है उसमें हमारा एक नया टर्म है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज। इस गैस्ट्रो से रिलेटेड जो भी डिजीज हैं, अब हम उसी के बारे में बात करेंगे फ्रॉम टुडे। आज से जो भी लेक्चर होंगे हमारे, वो रहेगा हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से रिलेटेड डिजीज के बारे में। फर्स्ट डिजीज जो हमारी आज आप लोगों से डिस्कस होने वाली है वो रहेगी दैट इज अ पेप्टिक अल्सर। कि क्या होता है पेप्टिक अल्सर, ईटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशंस, जितनी भी सारी चीजें जो भी हमारे मन में डाउट है रिलेटेड टू पेप्टिक अल्सर, वो इन शॉर्ट आज है, आई होप वो क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पेप्टिक अल्सर होता क्या है, व्हाट इज पेप्टिक और अल्सर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर वो दो टर्म से मिलके बना है। पेप्टिक दैट मीन्स रिलेटेड टू अवर स्टमक एंड अल्सर दैट मीन्स अ सोर या फिर छाला या हमारी टिश्यू और सेल की इंजरी। जब कभी अल्सर एक ऐसा टर्म है जो हमारे इंटरनल सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे वाउंड। वाउंड क्या थी? एक चोट है जो सुपरफिशियल सरफेस पे होती है, हमारी स्किन पे होती है। उसमें जो जो भी प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होती थी, जो लास्ट टॉपिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अल्सर भी उन्हीं से रिलेटेड एक टर्म है, जिसको अगर वो इंटरनल ऑर्गन पे है, रिलेटेड टू इंटरनल ऑर्गन, देन इट इज कॉल्ड अल्सर। वही अगर हमारे आउटर सरफेस पे है, देन इट इज कॉल्ड सोर। सोर और अल्सर दैट मीन्स छाले। ये हमारा क्या है? आउटर सरफेस पे है, आउटर सरफेस। जब कभी कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्सर और सोर, तो ये दोनों ही हमारे सेम होते हैं। ये दोनों ही सब कैटेगरी है हमारे वाउंड की। वाउंड दैट मीन्स अ चोट। अल्सर और सोर भी रिलेटेड टू उसी से होते हैं। अल्सर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे होते हैं, दैट कांट बी सीन, हम उसे देख नहीं सकते। जबकि सोर जो होता है वो आउटर सरफेस पे होता है, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। पेप्टिक दैट मीन्स रिलेटेड टू आवर स्टमक। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो पेप्टिक अल्सर है वो क्या है? एक ओपन सोर है। क्या है? एक ओपन सोर है। इट इज एन ओपन सोर, मतलब खुली हुई स्पेस है, दैट डेवलप ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द ड्यूडेनम और ओकेजनली लोअर ईसोफेगस। दैट मीन्स सिर्फ स्टमक ही नहीं, समटाइम्स ये हमारे ड्यूडेनम जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें, और लोअर ईसोफेगस जैसे रीजन्स में भी अल्सर हो जाते हैं। और वो है क्या? एक ओपन सोर है, खुली जगह है, जहां पर हमारा एसिड जब सिक्रेट हो रहा है, एसिड रिलीज हो रहा है, तो वो हमारी इंटरनल मसल्स पे डायरेक्टली जाके हिट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा पेन होता है। और जो अल्सर के पेन उठते हैं ना, वो हर 2 से 3 घंटे बाद आफ्टर मील, जैसे खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद इतना ज्यादा हैवी दर्द होता है कि वो बर्दाश्त नहीं होता है। वो एक सिम्टम होता है क्लिनिकली, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो पर्सन को कहीं अल्सर ना हो। Secondly, this ulcer occur when the protective mucus layer in the stomach or duodenum is damaged. ये क्यों होगी? जब हमारी प्रोटेक्टिव लेयर क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। Allowing stomach acid to erode the tissue underneath. Underneath मतलब उसके नीचे का पार्ट। सपोज अब हमें यहाँ पे समझना है डायग्राम के तौर पे, तो यहाँ देखते हैं हमारा जो स्टमक है, जो स्टमक है उसके 4 पार्ट होते हैं। ये पार्ट होता है कार्डियक, ये होता है फंडस, बॉडी और पाइलोरी। हमारे स्टमक के टोटल 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरी। स्टमक के ऊपर की एक लाइनिंग भी होती है हमारे, जो लाइन है यहाँ पर, वो एक लाइन जो होती है वो हमारी म्यूकस की होती है।
म्यूकोसा लेयर जिसको हम बोलते हैं, म्यूकोसा लेयर। ये लेयर हमारी इपीथीलियल सेल से बनी होती है, इपीथीलियल। कौन सी? और जो इपीथीलियल होती हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो आइदर बी स्क्वैमस और क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल और स्क्वैमस इपीथीलियल टिश्यूज की एक इपीथीलियल लेयर होती है, कनेक्टिव स्मूथ मसल होती है। ये क्या है? हमारा स्मूथ मसल है, दैट इज अ स्मूथ मसल। ओके, तो अब क्या हो रहा है, जब हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, सपोज हमने खाना खाया, उसको नीचे निगला, नीचे जैसे ही स्टमक का पार्ट हमारा फूड पार्टिकल जाता है, तो नॉर्मली क्या होता है, फूड पार्टिकल के जाते ही यहाँ पे सिग्नल्स जनरेट होने लगते हैं। सिग्नल्स, वो सिग्नल्स कहाँ से जनरेट होते हैं? ब्रेन से। जैसे ही हमारा फूड पार्टिकल स्टमक में गया, ब्रेन से सिग्नल रिलीज होते हैं और वो डिफरेंट काइंड की मैकेनिज्म्स को स्टार्ट कर देते हैं। जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो दो टाइप की होती है। डाइजेशन जो प्रोसेस होती है, थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं हम, जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो दो पार्ट में होती है। फर्स्ट वन इज अ मैकेनिकल एंड सेकेंड वन इज अ केमिकल। सेकेंड प्रोसेस क्या है? केमिकल है। सो मैकेनिकल प्रोसेस क्या होती है? जब हम उस फूड पार्टिकल को मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। जब हम खाने को चबाते हैं काफी देर तक, तो इसीलिए बोला जाता है खाने को हमेशा आराम से चबा के खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे मैक्रोमोलिक्यूल से बड़े बड़े पार्टिकल हैं वो छोटे टुकड़ों में टूट जाए। उसके बाद जब वो हमारे स्टमक, ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है, तब वहां से केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो केमिकल प्रोसेस में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी सपोर्टिव ग्लैंड्स होती हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है। इन सभी से अपने रिस्पेक्टिव एंजाइम्स और सिक्रीशंस रिलीज होते हैं, जो उस फूड पार्टिकल को फर्दर माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और उसमें से एसेंशियल चीजों को सिक्रीट आउट कर लेते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, प्रोटीन हो गया, और जितनी भी हमारी यूजफुल चीजें हैं उसको क्या करेगा? ब्लड में एब्जॉर्ब करेगा। रिमेनिंग जो चीजें होंगी उसको हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए वो रेक्टल से हमारा स्टूल मटेरियल बन के बॉडी से रिलीज हो जाता है। सो जैसे ही हमारा फूड पार्टिकल आता है, ये जो स्टमक की लेयर, आउटर लेयर बनी हुई है, उसमें क्या होता है? HCl का सिक्रीशन सबसे पहले स्टार्ट होता है। अब HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो प्रैक्टिकली जब हम लोग लैब में HCl देखते हैं तो उसको बहुत ही ज्यादा सेफ तरीके से रखा जाता है और हैंडल विथ केयर की जाती है। या तेजाब, सबसे अच्छा एग्जांपल है तेजाब। तेजाब की अगर हल्की सी भी बूंद कहीं आसपास गिर जाती है तो उससे बहुत स्मोक निकलता है। वो फ्यूम अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा खांसी और सफोकेशन होने लगती है। तो सपोज ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि उतना ही HCl हमारी बॉडी में पर डे रिलीज होता है। वो कहीं स्टोर नहीं होता, डायरेक्टली जब जरूरत होती है तो बनता है बाय प्रोटॉन एंड क्लोराइड। ये दोनों ही अलग अलग रहते हैं, बट जैसे ही सिग्नल आता है वो सिग्नल यहाँ पे रिएक्शन को स्टार्ट करके यहाँ से HCl का फॉर्मेशन करता है। तो अब यहाँ पे ये जो रेड लाइनिंग है वो हमारी स्टमक की प्रोटेक्टिव लेयर है। तो वो HCl हमारे लेयर को हिट तो करेगा बट हमारी इंटरनल लेयर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये हमारी म्यूकोसा लेयर का फंक्शन होता है कि वो हमारी इंटरनल चीजों से प्रोटेक्ट करे। तो जब कभी अल्सर के केस में क्या होता है, हमारी जो म्यूकोसा लेयर होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है। तो जिसकी वजह से अब ये जो अल्सर है, HCl है, वो डायरेक्ट हमारी इंटरनल लेयर पे जाके एडहेयर हो रहा है, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन जनरेट होता है। साथ ही साथ इसके बहुत सारे अदर कॉन्सिक्वेंस भी देखने को मिलते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर समझिए, ये जो लेयर थी हमारी म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा लेयर के अपनी जगह से हट जाने की वजह से जब भी हम खाना खाएंगे तो उससे 2 से 3 घंटे बाद, क्यों? क्योंकि जब तक फूड पार्टिकल है तो पूरा HCl उस फूड में इंगेज हो जा रहा है, बट जो रिमेनिंग HCl बच रहा है वो क्या होगा? वो हमारे स्टमक के इंटरनल लेयर पे जाएगा और वहां पर इंजरी कॉज करेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगी? नंबर ऑफ सेल
इंजरी होगी, बहुत सारी सेल्स यहाँ पर एक साथ डैमेज होंगी, रप्चर होंगी, उन सेल्स में कई सारे चेंजेस आ जाएंगे, नेक्रोसिस हो जाएगी, और नेक्रोसिस का ही रूप धीरे 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 बढ़ते हुए वो क्या हो जाएगा, एक छाले में या अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक दिन की होने वाली प्रोसेस नहीं है, बट ये एक दिन जरूर हो जाती है। सो नेक्स्ट चलते हैं, इसी बिहाफ पे, इसी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमारा जो अल्सर होता है वो कई टाइप का होता है, जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर सबसे पहले हमारा आता है। गैस्ट्रिक अल्सर ये कहां पर हो रहा है, हमारे स्टमक में हो रहा है, आइदर भी फंडस पार्ट या पाइलोरस पार्ट या फिर बॉडी पार्ट, ये इन तीनों में किसी भी जगह पर अल्सर हो रहा है। ड्यूडिनल अल्सर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में हो रहा है। ईसोफेजियल अल्सर जो ईसोफेगस में अपर ट्रैक में हो रहे हैं। तो ये तीन हमारे बेसिकली कॉमन अल्सर होते हैं जो अकर होते हैं अग्रेसिव और डिफेंसिव फैक्टर के डिस्टर्ब होने की वजह से। अब ये फैक्टर क्या होते हैं, चलिए आगे देखते हैं इसको। सो पहले तो यहाँ पर एक डायग्राम है, जो हमारा ईसोफेगस है, अपर डाइजेस्टिव पार्ट सबसे पहले ईसोफेगस से होता हुआ हमारा स्टमक होता है, स्टमक के बाद यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज ड्यूडिनम अटैच होती है। तो क्या होता है, जब फूड पार्टिकल हम इंटर कर रहा है वो हमारे स्टमक में आता हुआ ड्यूडिनम से पास होता हुआ आगे की तरफ पास आउट हो जाता है, और इसीलिए हमारा जो HCl का मेन कंसेंट्रेशन है वो हमारे स्टमक में ज्यादा से ज्यादा रहती है। तो गैस्ट्रिक अल्सर होने के जो चांसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट 90% होते हैं। ड्यूडिनम अल्सर की अगर बात की जाए तो इसके चांसेस जो होते हैं वो 50%, और ईसोफेजियल अल्सर बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है, दैट इज ओनली 20%। तो यहाँ पर ये जो स्पॉट दिख रहे हैं हम लोगों को, स्पॉट, ये स्पॉट्स जो हैं वो क्या है, हमारे अल्सरेटिव स्पॉट है। ओवरऑल हमारी जो लेयर है मस्कुलरिस लेयर है, वो एपिथेलियल लेयर है, ये सारी लेयर क्या है, प्रोटेक्ट है। बट कुछ कुछ जगहों पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो जो लेयर है, म्यूकोसा लेयर है, वो एब्सेंट है। म्यूकोसा लेयर के एब्सेंट हो जाने की वजह से जब HCl यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिगर करता है, डायरेक्टली अटैच कांटेक्ट में आता है हमारे स्टमक की लेयर से, तो वहां पर वो क्या होती है, सेल इंजरी, साथ ही साथ वहां पर इन्फ्लामेशन, सेल इंजरी, ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं। तो उसी की वजह से वहां पर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शनल, क्योंकि अब इस रीजन में तो हमारा फूड का डाइजेशन नहीं हो सकता। तो जब कभी यहाँ पे ऐसे मॉडिफिकेशंस होते हैं तो हमारा जो ऑर्गन है वो उस थोड़ी देर के लिए अपना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस कर देते हैं, तो उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फर्स्टली देखते हैं कि अल्सर होता क्यों है। तो हमारे स्टमक में दो तरह के फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। पहला फैक्टर होता है हमारा अग्रेसिव फैक्टर। अब ये अग्रेसिव दैट मीन्स थोड़ा सा गुस्से करने वाला, या कह सकते हैं थोड़ा सा लाउडी, जो थोड़ा तेज हो। तो अग्रेशन, लोग बोलते हैं ना बहुत ज्यादा अग्रेसिव नेचर का है, मतलब गुस्सैल है, घमंडी है। तो हमारे स्टमक में भी ऐसा अग्रेसिव फैक्टर एक प्रेजेंट होता है। वो क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा तो भाई बच के रहने वाली ही बात है हमारे HCl से, दैट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अग्रेसिव सबसे पहले तो कौन आएगा अग्रेसिव में, HCl आएगा। उसके बाद एक नाम आता है हमारा H. पाइलोरी, दैट इज अ H. पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरस, ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। देन आफ्टर सम टाइम स्मोकिंग के बाद हमारा पेप्सिन। तो टोटल इसकी तरह, और लास्ट आते हैं जो रेयर है, दैट इज अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs। और इसके अलावा एक फैक्टर होता है हमारा डिफेंसिव फैक्टर। अब डिफेंसिव फैक्टर्स क्या होंगे, म्यूकोसा, क्योंकि वो हमारी लेयर है जो हमारे HCl को डायरेक्टली कांटेक्ट होने से बचा रही है।
उसके बाद आते हैं बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट जो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। उसके बाद ब्लड फ्लो एंड लास्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक, तो यहां पर देखिए इसको में ऐसे समझना है, स्टमक है उसमें कई सारी चीजें आती हैं, हमारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, उसके बाद वो वहां से रिमूव हो जाती हैं हमें एनर्जी देके। तो स्टमक का जो काम है वो हर 3 से 4 घंटे के बाद होता है जब हम खाना खाते हैं। तो उस बीच में क्या होता है, हमारे स्टमक का इन्वायरमेंट मेंटेन रखने के लिए या उसको कांस्टेंट रखने के लिए परमानेंट 2 फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अग्रेसिव दैट मीन्स थोड़ा हाइयर, जो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो बट जरूरी भी है, क्योंकि टेढ़ा है पर जरूरी है, मेरा है क्योंकि वो पेट मेरे पास है, मुझे खाना खाना है और खाने को डाइजेस्ट भी करना है। इनमें से किसी भी चीज के एब्सेंस की वजह से हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो एनासेट्स तो चलिए एक मेडिसिन है, इसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या, अब इसके बिना तो हमारा डाइजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होती है हमारे फूड की वो किसमें होती है, HCl के प्रेजेंस में ही होती है। प्लस जो भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में बाय फूड आ जाते हैं, तो HCl में अगर वो एसिड नेचर की, बेसिक नेचर के होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वहीं पे किल हो जाएंगे। H पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो हमारे स्टमक में एक हेल्दी फ्लोरा मेंटेन करके रखता है। बैक्टीरियल फ्लोरा भी जरूरी होते हैं हमारे न्यूट्रिशंस के लिए, क्योंकि जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारे ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई इन्फेक्टेड फूड है तो उसमें जो भी बैक्टीरिया होंगे तो ये बैक्टीरिया उनको क्या करेंगे, किल करेंगे, क्योंकि ये तो अपने ही बैक्टीरिया हैं, ये तो हम पे आक्रमण नहीं करने चाहिए। बट पेप्टिक अल्सर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट स्मोकिंग, स्मोकिंग के बिना हम बिल्कुल रह सकते हैं, बट अग्रेसिव इसलिए क्योंकि स्मोकिंग क्या होती है, बहुत ही हायर अमाउंट में होती है, या कह सकते हैं कि अग्रेस, या दूसरी तरफ से ये बोल सकते हैं कि स्मोकिंग की वजह से जो फ्यूम होते हैं, जो कभी उसका स्मोक कर रहे हैं साथ में ड्रिंक कर लिया तो उसका जो पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल, वो भी स्टमक में चला गया। एंड लास्ट पेप्सिन, पेप्सिन हमारा एक एंजाइम होता है जो कि फूड डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड तरफ हम बात करते हैं अपने डिफेंसिव फैक्टर की। डिफेंसिव क्यों है, क्योंकि जहां भी अग्रेशन होगा उसको बचाने के लिए एक डिफेंसिव फैक्टर का होना जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं मामला गर्म है तो उसको ठंडा करने वाले लोग भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो डिफेंसिव फैक्टर क्या होते हैं हमारे, सबसे पहले तो म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा लेयर, म्यूकस क्या करेगा, HCl है, H पाइलोरी है, या स्मोकिंग है, या पेप्सिन है, या एनासाइड्स है, इन सबका जो डायरेक्टली अटैक होता है ये अपने ऊपर ले लेता है। तो ये घर का एक ऐसा रिश्तेदार है जो सभी के गलतियों को अपना लेकर उस बात को खत्म कर देता है कि हाँ सारी गलती मेरी है, मैंने ही सब कुछ किया था, अब बात खत्म करो। तो म्यूकोसा वही चीज है, हमारे स्टमक की एक इनर लाइनिंग है जो डायरेक्टली कांटेक्ट करती है हमारे फूड से, एसिड से, पाइलोरी से और पेप्सिन वगैरह हर चीज से, जो भी हमारे स्टमक में प्रेजेंट है उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कौन करता है, म्यूकोसा करती है। देन उसके बाद बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स का नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। अब यहाँ बेसिक है, यहाँ पे क्या है, एसिड, तो ये एसिड बेस मिलके थोड़े बहुत क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज। जैसा कि बोला था अभी मैंने कि अगर एक्सेस अमाउंट में HCl बचा रह गया है फूड डाइजेशन के बाद, तो वहां पे बाइकार्बोनेट्स आकर इस एसिड को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि HCl हमारी बॉडी में कहीं भी स्टोर नहीं होता है, वो एट अ टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट सिर्फ बनते हैं, उसके बाद न्यूट्रलाइज होके वहां से हट जाते हैं। तो बाइकार्बोनेट का काम ये हो गया। सेकेंडली ब्लड फ्लो, अब ब्लड फ्लो हमारा डिफेंसिव कैसे है, क्योंकि जब तक वहां पे ब्लड फ्लो होता रहेगा सारे WBC इम्यून सेल्स आके वहां पे उसका हालचाल लेती रहेंगी कि अंदर का एनवायरनमेंट सब ठीक है ना, क्योंकि अगर जहां सा भी इनको डिस्टर्बेंस महसूस होगी ये तुरंत अपने आप को एक्टिव करेंगे
और ब्लड में जो भी सेल्स होंगी वो एक्टिवेट होके हमारे स्टमक की लेयर को क्या करेंगी, वापस से मेंटेन कर देंगी। एक तरह की आर्मी है, ये डिफेंसिव है, चौकीदारी कर रही है कि हाँ हर चीज ठीक चल रही है या फिर नहीं। एंड लास्ट वन इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक एराकिनोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एराकिनोइक एसिड नेचर के होते हैं, जो हमारी इंटरनल सेल्स को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं आने वाली अदर चीजों के अगेंस्ट में। तो जब कभी क्या होता है अल्सर में, अब क्या हो रहा है, हमारा अग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर में जब डिस्टरबेंस हो जाती है, डिसबैलेंस होने की वजह से सम टाइम HCl का सिक्रीशन अगर बहुत ज्यादा हो गया है और उसके कंपेयर में बाइकार्बोनेट कम पड़ गया है, तो रिमेनिंग HCl क्या करेगा, हमारे म्यूकोसा लेयर को हल्का हल्का डैमेज करने लगेगा। या फिर हमने एक्सेस खाना खा लिया है, बहुत ज्यादा खाना खा लिया है कि जो म्यूकोसा लेयर है वो थोड़ी सी सेपरेट हो गई, चिपक गई है हमारे इंटरनल लेयर से, क्योंकि फूड को भी हमें जगह देनी है उसकी वजह से, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हर जगह हमारी म्यूकोसा ही करेगी, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जो हर चीज के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है। तो म्यूकोसा उसमें क्या हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सेकेंडली, अगर H पाइलोरी बैक्टीरिया जो कि ग्राम निगेटिव है, उन्होंने अपनी तादाद बढ़ाने लगी, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव नेचर के, क्योंकि ये अग्रेसिव हैं, इनमें से किसी भी चीज का बढ़ना और इनमें से किसी भी चीज का कम होना हमारे लिए नुकसानदायक होता है। हमें बस ओवरऑल यही समझना है, यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। अग्रेशन जहां भी बढ़ा और बचाने वाले अगर कम हो गए, तो गुंडे अगर ज्यादा आ गए, अग्रेशन ज्यादा हो गया, गुस्सा, माहौल गर्म हो गया, ठंडा करने वाले लोग कम पड़ गए, तो वहां पे क्या होगा, अल्टीमेटली कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा, चाहे वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, विवाद हो, या हमारी बॉडी के अंदर अल्सर हो। तो ये चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, अग्रेसिव फैक्टर के बढ़ने और डिफेंसिव फैक्टर के कम हो जाने की वजह से, अब वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, उसके लिए कोई स्पेशल लाइन नहीं है कि स्ट्रेस अगर हम लेंगे तो ये चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करेंगे, स्मोकिंग यहाँ पे बढ़ रही है, उसके डिफेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स या ब्लड फ्लो कम हो जा रहा है, तो वो चीजें बिल्कुल नहीं है। कोई भी बढ़ जाए या वहां से कोई चीज की कमी हो जाए, तो अल्टीमेटली हमारी क्या फेज होगा, अल्सर। वो अल्सर का रीजन में होगा, गैस्ट्रिक होगा, ड्यूडेनम होगा या ईसोफेजियल होगा, ये डिपेंड करेगा उस लोकेशन पे, क्योंकि ये क्या होता है एक स्पेसिफिक नेचर पे, ये सिस्टमिक डिजीज नहीं है कि ये ब्लड में जाएगी उसके बाद कोई दूसरा टारगेट ढूंढेगी और वहां पे ये अल्सर कॉज करेगी। ये एट अ टाइम उसी जगह, सेम टाइम सेम जगह सेम प्लेस, वही वाला फंडा इनका है, क्योंकि अग्रेशन तो वहीं बढ़ेगा ना जहाँ पे माहौल गर्म हुआ होगा, उसी जगह हमें वो चीज देखने को मिलेगी। तो अगर इन केस वो हमारे गैस्ट्रिक में, क्योंकि ज्यादातर चीजें होती हैं, तो गैस्ट्रिक अल्सर होगा, ड्यूडेनम में पहुंच जाएंगे तो वो ड्यूडेनल अल्सर होगा, अपर ट्रैक में होगा तो वो ईसोफेजियल हो सकता है। तो ये हमारा यहाँ पे इसकी ईटियोलॉजी है, छोटी सी ये ईटियोलॉजी है कि व्हाई पेप्टिक अल्सर अकर, बिकॉज ऑफ अग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर के डिसबैलेंस होने की वजह से। बेसिकली व्हाट, क्या कौन से फैक्टर कम ज्यादा होते हैं, अग्रेसिव के बढ़ने और डिफेंसिव के कम होने की वजह से अधिकतर चांसेस यही होते हैं, हमारा जो स्टमक है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगी, लेयर जो होगी वो डिस्टर्ब होगी और धीरे 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 करके हमारा HCl सिक्रीट होता जाएगा, म्यूकोसा लेयर को क्रॉस करके इंटरनल लाइनिंग में जाएगा और वहां पर एक सेल इंजरी या अच्छा खासा एक बड़ा स्पेस लेगा, जिसकी जो एरिया क्या रीजन हो जाएगा, अल्सरेटिव, उस प्रोसेस, उस जगह को हम बोलेंगे अल्सरेटिव एरिया। तो यहाँ पे जैसे देखिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी सबसे पहले क्या है, H पाइलोरी बैक्टीरिया है यहाँ पे, ठीक। अब वो बैक्टीरिया जब जैसे जैसे हमारी लेयर पे जा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी ब्रीडिंग करेंगे, क्योंकि अभी तक उन्हें इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि स्टमक का नेचर क्या था, एसिड, एसिडिक नेचर है। बट H पाइलोरी जो है, H पाइलोरी ग्राम निगेटिव बेसिक एनवायरनमेंट में रहने वाले बैक्टीरिया हैं।
इनकी जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया ग्रो होते हैं वो बेसिक नेचर में होते हैं। अगर हमारी लेयर कहीं से भी डिस्टर्ब हो जाए और ये बैक्टीरिया अंदर की लेयर में जा पहुंचे तो एसिड तो हमारे अपर सरफेस पे रिलीज हो रहा है और वहीं प्रेजेंट है। इंटरनल लेयर में तो हमारा एसिड नहीं है, एब्सेंट है, क्योंकि वहां एसिड नहीं जा सकता। बेसिक इन्वायरमेंट जैसे इसको मिलेगा ये अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट करेगा, सेल कल्चर ग्रोथ करेगा बैक्टीरिया, और ग्रोथ करने की वजह से वहां पर हमारी जो लेयर है वो अंदर से बाहर की तरफ क्या करेगा, उसको डैमेज, और जैसे ही वो डैमेज हो जाएगी तो एक अच्छा खासा स्पेस बन जाएगा, और जब कभी उस स्पेस में एसिड डायरेक्ट पहुंचेगा तो वहां पे बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होगा, एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट, अब ये तो हमारे पाइलोरी की वजह से था। नेक्स्ट क्या हो रहा है, अल्कोहल, कैफीन, इस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन की वजह से क्या होंगे, जबरदस्ती एसिड का रिलीज होने लगेगा, क्योंकि जैसे अल्कोहल कंज्यूम किया तो स्टमक को बस सिग्नल से मतलब है, उसको ये नहीं पता कि आप कितना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। स्टमक में हमारे जैसे ही कोई भी पार्टिकल जाएगा हमारे सिग्नल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे, ब्रेन एक्टिव होगा, सिग्नल भेजेगा और HCl को रिलीज करने लगेगा। अब सपोज आपने सिर्फ बहुत थोड़ा सा ही खाया था, बट HCl तो एक बार में हमारा ऑलमोस्ट 2 लीटर तक का HCl एक बार में वो रिलीज होता है स्टमक में, बट खाना कितना था, थोड़ा सा ही था। फूड पार्टिकल क्या थे, थोड़े से थे। कैफीन इंटेक, कैफीन जैसे कि कॉफी वगैरह, अल्कोहल वगैरह, वो क्या कहूंगे अब इस एसिड में मिल जाएंगे, और इतने एसिड में हमारा सपोज 3 ml के एसिड में ही हमारा काम हो गया, तो रिमेनिंग अमाउंट का HCl क्या करेगा, हमारी इस लेयर पे कॉन्स्टेंटली प्रेशर बनाता रहेगा, क्योंकि वो HCl लिक्विड है, हम मूव कर रहे हैं तो हमारा स्टमक के अंदर मूवमेंट हो रही है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही है, उस मूवमेंट की वजह से HCl हमारी लेयर को जाके डायरेक्टली हिट करेगा, और हिट करने की वजह से अग्रेसिव नेचर बढ़ने से हमारा डिफेंसिव नेचर वीक पड़ जाएगा। तो ये यहाँ पर इसकी चीजें हैं। नेक्स्ट, अगर सिम्टम्स की बात करें कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि पर्सन को अल्सर से सफर कर रहा है, तो बर्निंग स्टमक पेन, बर्निंग दैट मीन्स पेट में बहुत ज्यादा जलन होगी। नॉर्मल स्टमक पेन और बर्निंग स्टमक पेन में बहुत डिफरेंस होता है, ऐसा लगेगा पेट के अंदर जैसे आग लग गई है, बहुत ही ज्यादा गर्मी सी लगने लगेगी इंटरनल साइड में स्टमक में। बर्निंग स्टमक पेन बिटवीन मील्स और एट नाइट। नाइट में क्यों, क्योंकि रात में मान लीजिए आपने 8 PM पे खाना खाया और सुबह 8 बजे तक 8 AM तक कुछ नहीं खाया, तो 8 बजे के बाद रात में आपने 12 बजे 2 बजे इतने टाइम पे कुछ जब फूड पेट में जा नहीं रहा है तो HCl रिलीज होएगा, क्योंकि जब आपको भूख लगेगी सिग्नल जाएंगे, डाइजेशन की प्रोसेस चल रही होगी, उस दौरान जब HCl रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, हमारी जो इंजर्ड लेयर है, इंजर्ड लेयर पे जाके डायरेक्टली उससे कांटेक्ट में करेगा, हिट करेगा और हमें सडनली पेन होने लगेंगे। सेकेंड, ब्लोटिंग एंड हार्टबर्न जैसे कि एसिडिटी से महसूस होती है हमारे अपर ट्रैक में, गला जलने जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि हम कुछ खा नहीं सकते, अंदर कांटे निकले हुए हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्टबर्न। ब्लोटिंग ऐसा होता है कि लगता है कि अभी अभी तो खाना खाया है, बट जबकि खाना हमने नहीं खाया है, खाना हमने 2-3 घंटे पहले खाया था या 6 घंटे पहले खाया था, बट हर समय ऐसा लगेगा कि हमने अभी तो खाना खाया, मेरे पेट में जगह ही नहीं है, हम कहाँ खाना खाएं। सो ब्लोटिंग ऐसा सिग्नल होता है कि खाना ना खाने की इच्छा, सीधी लैंग्वेज में। नॉजिया एंड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग हमारी क्योंकि बॉडी का ही एक रिफ्लेक्स एक्शन है, डिफेंस रिफ्लेक्स एक्शन है, जो अल्सर को प्रोटेक्ट करने के लिए रिलीज होता है, बट वो वॉमिटिंग अगर ज्यादा हो जाएगी तो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, बॉडी से ब्लड का भी लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर जो इंटरनल घाव हुआ है, सोर हुआ है, वो बहुत ज्यादा स्पेस में हो जाएगा, तो वहां से ब्लड, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होंगी अगर वो रप्चर हो जाएंगी तो उसमें हमारा ब्लड भी आ सकता है, जो कि डार्क एंड ब्लैक स्टूल इंडिकेटिंग ब्लीडिंग, कि वहां पर हमारा ब्लड भी अब स्टमक में डायरेक्टली रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। वेट लॉस क्यों हो जाएगा, क्योंकि खाना जो हम खा रहे थे उसका न्यूट्रिशन बैलेंस जो प्रॉपर दोनों फैक्टर्स की वजह से चल रहा था, वो फैक्टर में डिस्टर्बेंस होने की वजह से हमारी आधे से ज्यादा इम्यून, आधे से ज्यादा सेल या ब्रेन का आधे से ज्यादा जो कह सकते हैं फोकस है, वो हमारे उस अल्सर
अल्सरेटिव पार्ट में रहेगा, जिसकी वजह से बॉडी की जो ग्रोथ है या अदर हॉर्मोन्स है वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाएंगे। देन फैटीग एंड डिजीनेस। फैटीग दैट मीन्स थकान। अगर हमें न्यूट्रिशन डिसबैलेंस होने लगेगा तो ऑलमोस्ट हम किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे। और डिजीनेस, हर समय ऐसा लगेगा कि बस नींद आ रही है, सो जाओ, क्योंकि स्लीपिंग एक ऐसी फ्री मेडिसिन है जो हर दर्द से आराम पहुंचाती है। क्योंकि अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है या आपको कोई तकलीफ है तो लोग बोलते हैं सो जाओ। सोने से अच्छा इलाज कुछ नहीं है, क्योंकि आप जितनी देर सोते रहेंगे इंटरनल हमारी मैकेनिज्म चलती रहेगी और उस चीज को इंटरनली या नेचुरली तरीके से उसको हील करेगी। तो स्लीपिंग भी एक गुड मेडिसिन है। बट इस पेन, जब अल्सरेटिव पेन होता है तो उस टाइम आप सो भी नहीं सकते, नींद भी नहीं आती है, इस हद तक पेन होता है उसमें। सेकेंड, ट्रीटमेंट हम क्या क्या यूज कर सकते हैं अल्सर से बचने के लिए। तो सबसे पहले आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिनको इन शॉर्ट में हम बोलते हैं पीपीआई। प्रोटॉन पंप जो उसको नंबर में पास कर रहा है, इनहिबिटर उस गेट को ही बंद कर दिया जाए जहां से हमें HCl बनाने वाला H मिल रहा था। क्योंकि HCl स्टोर नहीं होता, वो तुरंत रिलीज बनता है और एक्शन करने के बाद बाइकार्बोनेट के थ्रू न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो हमारे स्टमक में H आयंस अलग होते हैं, क्लोराइड आयन अलग होते हैं। तो जब कभी इन दोनों मिलते हैं तब हमें HCl का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इस H+ आयन को हमारे स्टमक के अंदर आने ही नहीं देते हैं। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन क्या करते हैं, इनहिबिट कर दिए जाते हैं। तो जिससे कि हमारे जो एक्स्ट्रा HCl का फॉर्मेशन होना होता है वो नहीं हो पाता है, सिर्फ उतना ही HCl बन पाता है जितनी की हमें जरूरत होती है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है हमें ट्रीटमेंट के लिए कि पेन ज्यादा HCl का फॉर्मेशन ना हो, रिड्यूस स्टमक एसिड प्रोडक्शन। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या कर रही हैं, H पाइलोरी के इन्फेक्शन को वहां से रिमूव कर रही हैं। सेकेंड, एंटासिड्स एंड H2 ब्लॉकर्स। H2 क्या है हमारा, हाइड्रोजन, यहां से भी इनको क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद एंटासिड, एंटासिड क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजिंग होते हैं, क्योंकि जहां एसिड है अगर इसमें हम बेस मिला देंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और हमें यही तो चाहिए, जो एक्स्ट्रा एसिड है हम उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो जब वो उस सोर पे जाएगा, वहां पे छालों पे जाएगा, तो हमें कुछ भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल है, पानी की तरह है। अवॉइडेंस ऑफ NSAIDs की हमें एक्स्ट्रा मेडिसिन ना लेनी पड़े, स्पेशली एस्पिरिन। एस्पिरिन जो डिस्प्रिन के नाम से आती है, इकोस्प्रिन के नाम से आती है, तो इसका कंजप्शन हमें बिल्कुल रोक देना है। आइबुप्रोफेन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे को ब्लॉक कर देती हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है, हमारी बॉडी की डिफेंसिव मैकेनिज्म है, डिफेंसिव फैक्टर है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को बनने से रोकना नहीं है, प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाना है। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्वाइट स्मोकिंग, लिमिट अल्कोहल, जबकि मत ही लो अल्कोहल, नो अल्कोहल, अल्कोहल के कंजम्पशन को भी बंद कर दीजिए। एंड अडॉप्ट बैलेंस डाइट, एक बैलेंस हेल्दी डाइट को हमें एक्सेप्ट करना है। जैसे कि 56 भोग खाने हैं, उन 56 भोग से क्या मिलेगा, 56 तरह का न्यूट्रिशन एलिमेंट, ये सारी चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, डाइट रिकमेंडेशन। जैसे कि 56 भोग की जस्ट बात की और यहाँ पे हमें डाइट रिकमेंडेशन मिल गई। तो बेनिफिशियल फूड कौन कौन से, जो हमें डिफरेंट टाइप के यूजफुल मिनरल्स, एलिमेंट्स, आयरन और कंपाउंड दे, जिनकी वजह से हमारी जो डाइट है, जो हेल्थ है, वो अच्छी रह सके, या जो भी फैक्टर भी डिसबैलेंस हुआ था, सेल इंजर हुई थी, वो इंजरी रिकवर जल्दी हो सके। सो ब्लेंड फूड, हाई फाइबर फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड प्रोबायोटिक्स रिच आइटम। प्रोबायोटिक्स क्या होती हैं, प्रोबायोटिक्स ऐसे फूड होते हैं जो हेल्दी बैक्टीरियल फ्लोरा को रखते हैं, या फिर गुड बैक्टीरिया। इन शॉर्ट ये क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया।
गुड बैक्टीरिया को अगर हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे तो H पाइलोरी का नंबर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। एसिडिक बैक्टीरिया को हमें ज्यादा बनाना है, बेसिक बैक्टीरिया को इनका स्वागत नहीं करना है। नेक्स्ट, फूड टू अवॉइड, कौन कौन से फूड हमें अवॉइड करने हैं, स्पाइसी फूड, बहुत चटक मसालेदार फूड, फैटी, बहुत ही ज्यादा ऑयली फूड, एसिडिक फूड जैसे कि विनेगर, सोया सॉस, विनेगर, ये सारी चीजों को हमें कम से कम यूज करना है। एज वेल एज कैफीन एंड अल्कोहल, कैफीन जो कि कॉफी से मिल रही है, और अल्कोहल हम सभी जानते हैं अल्कोहल क्या होता है, उसकी कंजप्शन कैसे किए जाते हैं। तो इन सारी चीजों को हमें मेंटेन करके अपनी एक बैलेंस्ड डाइट बनानी है, और वो डाइट हमें हेल्दी इन्वायरमेंट देगी हमारे स्टमक के लिए। सो जो भी चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं वो हमेशा टेस्ट में बुरी ही होती हैं। सो ये तो नेचर का प्रोसेस है, इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो इट्स बेटर कि बेनिफिट फूड को हम अवॉइड करें, सॉरी इनटेक करें, और हार्मफुल फूड को हम अवॉइड करें। टाटा बाय बाय। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं अगर किसी को पेप्टिक अल्सर हो भी गया है तो, अगर ये अनट्रीटेड रह गया है। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इस तरह कि अगर लेयर ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो गई है और वहां पर हमारी ब्लड वेसल्स भी रप्चर हो गई हैं, क्या हो गई है, ब्लड वेसल रप्चर हो गई हैं, तो ब्लड हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होने लगेगा। जब ब्लड वेसल से ब्लड स्टमक में आने लगेगा तो ब्लड वेसल का ब्लड क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जिसकी वजह से बहुत सारे अनेकों तरह के कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। ब्रेन में ऑक्सीजन की और ब्लड की कमी हो सकती है। उसके अलावा हमारा हार्ट जो पंप कर रहा है ब्लड को एक स्पेसिफिक प्रेशर के थ्रू, जिसका वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम कम होने लगेगा तो वो प्रेशर भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। उसके बाद परफोरेशन, परफोरेशन एक होल होता है स्टमक में या ड्यूडिनम वॉल में, जिसकी वजह से कोई भी चीज अगर अंदर से इनटेक कर रहे हैं तो वो बाहर जा सकती है। यहाँ तो ब्लड वेसल से ब्लड स्टमक के अंदर आ रहा था, हो परफोरेशन से जो भी हम फूड आइटम माइक्रो अमाउंट में होंगे वो हमारे स्टमक से बाहर चले जाएंगे, स्टमक से बाहर उसकी लेयर में चले जाएंगे, ठीक, जिसकी वजह से वो क्या कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई ना कोई ब्लॉकेज भी हो सकती है, तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो कहने को पेप्टिक अल्सर एक बहुत छोटी सी डिजीज है, बट इसके जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो बहुत डेंजरस और अनटॉलरेबल होते हैं। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वी आर हेयर। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।